बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हम आपको देंगे कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर क्या हो रहा है। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं, उनके मातहत एक महकमे के जो मुलाजिम हैं, उनके साथ उनका मैच पड़ चुका है। ये सारी कहानी क्या है, उससे पर्दा उठाएंगे और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ क्यों मुस्ताफी हुए, क्यों इस्तीफे देने की धमकियां दे रहे हैं और क्या उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा है, ये सारी मालूमात आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में इमरान खान की तोशाखाना 2 केस की समाअत भी हुई। उस समाअत के अंदर जो कुछ हुआ वो तो अब तक आपने देख लिया होगा, क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं आप लोग यकीनी तौर पर आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। लेकिन जो साइड पे एक्टिविटीज हो रही हैं, जो इमरान खान पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस मेरा होता है कि आप तक वो इंफॉर्मेशन दी जाए जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हो। इमरान खान साहब को आज एक बार फिर ये तजवीज दी गई, ये बताया गया, मशवरा दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ये पैगाम भिजवाए गए, क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें उस तरीके से तो नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया कि जो लोग कौमी असेंबली से नायल हो चुके हैं या डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं या जो डीसीड हो चुके हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेना चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन से वो दस्तबरदार ना हो, बाइकआउट ना करें। इससे मैदान खाली होने के मुतरादिफ होगा और हम मैदान क्यों खाली छोड़ें अपोजिशन के लिए। इमरान खान इसके बदले में ये कह रहे हैं कि अगर हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, पहले तो ये बात कंफर्म है कि हमें ये इलेक्शन जीतने नहीं देंगे, किसी सूरत ये इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। वही होगा कि चादर चार दीवारी पामाल होगी, इंतखाबी निशान छीने जाएंगे, इंतखाबी निशान नहीं होगा, फिर कागजात नामजदगी छीने जाएंगे। जो भी 8 फरवरी को हुआ उसका एक रिपीट देखा जाएगा। अगर इस तरीके से हम दोबारा इस सिस्टम के अंदर इस इलेक्शन की तरफ हम जाएं, तो इसका मतलब यह है कि हम सिकंदर सुल्तान राजा का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उस इलेक्शन कमीशन को हम मान रहे हैं, हम ओन कर रहे हैं, उस इलेक्शन सिस्टम को हम मान रहे हैं। दूसरा जो है वो हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो मौजूदा निजाम चलाना चाह रही है, उस निजाम को भी हम ओन कर रहे हैं कि ठीक है, ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो सिस्टम चलाना चाह रही है इस वक्त डेमोक्रेसी का पाकिस्तान के अंदर, हम भी इसका हिस्सा हैं और हम भी जदोजहद करेंगे और हम इसी के अंदर रहकर जो है वो बात करेंगे। तो इस तरह इस पूरे निजाम को लेजिटिमाइज करने की एक मुतरादिफ होगा। इसलिए इमरान खान ने यह तजवीज मुस्तरद कर दी है और एक बार फिर यह कह दिया है कि बाइकआउट होगा ज़िमनी इंतखाबात का। अब दो वजह हैं कि क्यों इमरान खान ऐसा कह रहे हैं। एक देखें, जब भी आप ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इमरान खान इस वक्त चाह रहे हैं कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जो है वो पीक पर जाए और अब किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होने चाहिए। आज भी इमरान खान ने यह कहा कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल में हमने मुज़ाकरात किए तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर को आप जो है वो जायल कर दें। हमने प्रेशर को जायल नहीं करना, हमने मोमेंटम तोड़ना नहीं है बल्कि मोमेंटम बढ़ाना है। तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि पार्टी क्या तवज्जो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हो, और वो ये है कि आइन बहाली, जमहूरियत की बहाली, आजाद अदलिया। इसके लिए जदोजहद की जरूरत है। अगर इमरान खान ने ये ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे तो उससे होगा क्या कि पार्टी के अंदर एक बार फिर तकसीम, एक बार फिर लड़ाइयां, एक बार फिर तवज्जो दूसरी इश्यूज के ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि जब भी इलेक्शन का माहौल बनता है तो टिकट्स के लिए लड़ाई चलती है, टिकट होल्डर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाते हैं, पैसे लगने के भी इल्जामात होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट बेचते भी हैं, पैसे लेते भी हैं। यानी इस तरह का माहौल जब बनेगा तो वो जो असल मकसद है, जो कि आइन की बहाली है, जमहूरियत की बहाली है, अदलिया की आजादी है, उस असल मकसद से तवज्जो हट जाएगी। तो इमरान खान ने ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये ज़िमनी इलेक्शन की बाइकआउट का फैसला किया है। और पर्सनली जो मेरी राय है वो बिल्कुल ये एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि मैं ये समझता हूं, या मेरी राय इसमें यही है कि अगर आप इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आप तब्दीली नहीं ला सकते। देखें, आप पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी इनकलाब आए हैं, जहां जहां पर भी तब्दीलियां आई हैं, इनकलाब बेसिकली जब भी आप लोग कहते हैं तो उनके जहनों में खून, फसाद और इस तरह की चीजें आती हैं। इनकलाब बेसिकली तब्दीली का नाम है। तो जब भी जहां पर भी तब्दीलियां आई हैं, अगर वो तब्दीली किसी एक चेहरे को हटा के दूसरे चेहरे को मुसल्लत करना है तो उससे एक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। तब्दीली में फिर आपकी पॉलिटिक्स भी तब्दील होती है, फिर आपकी इकोनॉमी भी तब्दील होती है, फिर आपकी सोसाइटी भी तब्दील होती है। और यही वजह है कि जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने पूरे अपने निजाम को, अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को तब्दील किया है, वहां पर तब्दीली लाई है, तो इसलिए वो मुल्क तरक्की कर चुके हैं। अमेरिका सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने अपनी सिस्टम को तब्दील किया है। वो जो सिस्टम पहले जो गुलाम रखता था, जो ब्लैक्स को वोट का राइट ही नहीं था, उसको आजाद किया, उसको खुद मुख्तार किया, उनको ऊपर पाबंदियां खत्म कर दी। इसीलिए जो फ्रांस का इनकलाब आया, फ्रांस में जो रिप्रेशन था,
जो लोगों की आजादी इज़हार राय के ऊपर कतगने थी, वो सारी चीजें खत्म हुई। गुलामी, जो क्राउनशिप, जो किंगशिप था, वो खत्म हुई। उन्होंने लोगों को एम्पावर किया। बर्तानिया सबसे बड़ी एम्पायर थी, आप देख लें, बर्तानिया ने लोगों को एम्पावर किया। बर्तानिया खुद ऊपर चला गया, लोग खुद ऊपर चले गए, और बर्तानिया का जो बादशाह है या क्राउन है, उनकी लोग, मलका है, उनके खुद लोग इज्जत करने लग गए। इसी तरह सूरत हाल कनाडा में, इसी तरह आप पूरे यूरोप में देख लें। उसके बरक्स आप चले जाए तो वहां पर सूरत हाल जो की तू है। अफ्रीका में आप चले जाए, वहां पर आज भी इनकलाब, तो इनकलाब के नाम के ऊपर तो बहुत कुछ आया है। इसी तरह अरब में चले जाए, इनकलाब के नाम के, तब्दीली के नाम के ऊपर भी तो बहुत कुछ आया है, लेकिन असल में जो पावर है वो डिवॉल्व नहीं हुई, वो लोगों तक नहीं गई। लोगों के ऊपर पाबंदियां अभी भी हैं। जो अगर किसी की मुल्क की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, उससे अगर आम आदमी उससे फायदा उठा रहा है तो वो तरक्की याफ्ता है। यानी मिस्र इनकलाब मिस्र एक बहुत बड़ा इनकलाब था, लेकिन उसके बावजूद आज मिस्र में जो हालात हैं वो क्या है, वहां पर सूरत हाल बड़ी खराब है। उसकी वजह यही है कि इनकलाब तो आ गया, तब्दीली तो आ गई, मुर्सी से तो लोगों ने छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन लोगों की हालत तब्दील नहीं हुई, तो सिस्टम तब्दील नहीं हुआ। एक मुर्सी से हालत छुटकारा हासिल किया, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह इराक में सिस्टम तब्दील नहीं हुआ। ईरान में पूरा निजाम तब्दील कर दिया गया। तो इसी तरह रशिया की तरफ आप चले जाए, रशिया में जितनी पाबंदियां थी, उसके बावजूद रशिया एक ताकतवर फौज थी, लिबिया एक ताकतवर फौज थी, इराक, शाम, इजिप्ट, ये तमाम लोग ताकतवर फौजें थी, लेकिन ये मुल्क तरक्की नहीं कर सके। उसकी रीजन ये है कि इन्होंने ताकत के बल के ऊपर लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहिए। उसके बरक्स बर्तानिया, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने ताकत के जोर के ऊपर लोगों की हुक्मरानी नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को कुछ देकर उनके ऊपर हुक्मरानी की। यानी कि आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व हों कि आप उनके ऊपर हुक्मरानी कर सकें, और आप उनको इकोनॉमी के तौर पर खुद मुख्तार बनाए। यानी बहुत सारे ऐसे कवानीन वेस्टर्न कंट्रीज में भी मौजूद होते हैं जिनसे यहाँ के लोग जो है वो मुतमईन नहीं होते, लेकिन चूंकि वो इकोनॉमिकली इतने एम्पावर्ड होते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है, हमारी ये बात नहीं सुनी जा रही अभी, लेकिन हम इकोनॉमिकली इतने पावर हैं और कल को हम ये कायल भी कर सकते हैं, और फिर वो कायल होते भी हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का एक, मैं कहता हूं कि परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सिस्टम जरूर है जहां पर लोग तरक्की करते हैं। खैर, बात जरा लंबी हो जाएगी। तो इमरान खान ने इसलिए ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया, और फिर साथ ही साथ इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से भी क्रॉस लगा दिया। बुशरा बीबी ने आज बड़ी जबरदस्त बात की है, आज अडयाला जेल के अंदर जो समात थी उसके अंदर, और उन्होंने ये कहा कि हाफिज साहब ने कुरान तो हिफ्ज कर लिया, अगर ये कुरान को समझते, कुरान को पढ़ते और समझ लेते तो ये औरतों से ना लड़ते फिरते। तो ये बुशरा इमरान खान ने ये स्टेटमेंट हाफिज साहब से मुतालिक दी है। अब चलते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जो ख्वाजा आसिफ की रेजिग्नेशन से मुतालिक है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, ये तो बड़ी एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये इसके ऊपर फैसला तो करना है, वजीर आजम ने भी करना है, काबीना ने भी करना है, वजीर आजम उनसे भी मुशावरत करेंगे, लेकिन इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा दिया क्यों है? इस्तीफा इसलिए दिया है कि सियालकोट के रेवेन्यू के एक ऑफिसर हैं डीसीआर साहब, उनको एंटी करप्शन यूनिट ने गिरफ्तार किया था, और उनकी एंटी करप्शन यूनिट ने 5 रोजा रिमांड हासिल किया था। वो रिमांड कल खत्म हो रहा है, कल उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक उनसे बहुत सारी रिकवरी कर ली गई है, उनके ऊपर काफी ज्यादा इल्जामात मुबैना तौर पर माली बदनवानी के थे, और इसमें मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के एक फ्रंट मैन जो है वो भी शामिल हैं, और उनका भी नाम सामने आ रहा है। और ये जो फ्रंट मैन है, इनको कुछ चंद रोज कबल एयरपोर्ट के ऊपर भी रोका गया था। अब ख्वाजा आसिफ साहब की आजकल स्टेटमेंट भी ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों एंटी करप्शन यूनिट जो है वो यकदम एक्टिव हो गया। अब ये गिरफ्तारी जो है, ये गिरफ्तारी जब ये मुबैना तौर पर ये इल्जाम है कि एक वहां पर सियालकोट में एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उस हाउसिंग सोसाइटी से बड़ी रिश्वत जो है वो मांगी जा रही थी, और उस हाउसिंग सोसाइटी के जो पार्टनर्स थे उन्होंने बहुत सारी रिश्वत दी भी। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ दिया भी, लेकिन उनको मुसलसल तंग किया जा रहा था, और मुसलसल जो है डीसीआर की जानिब से तंग किया जा रहा था। फिर उन्होंने शिकायत लगाई एंटी करप्शन यूनिट में, लेकिन कोई हरकत नहीं आई। फिर उन्होंने शिकायत लगाई चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, फिर भी कोई हरकत नहीं आई। फिर उन्होंने एक बड़े बाअसर शख्स को शिकायत लगाई, और ये बाअसर शख्स जो है वो ख्वाजा आसिफ के जो एक मातहत महकमा है उसके मुलाजिम है, लेकिन है वो इतने बाअसर कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और एंटी करप्शन को मुबैना तौर पर ये केस जो है वो दिया, और फिर उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उनसे निकलवा भी लिया गया।
तो ये सारी कहानी है बेसिकली इस्तीफे देने की, कि उन्होंने कहा या उसको छोड़ें या रिहा करें या मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें। इस वक्त वो इस्तीफा तो डॉक्टर तौकीर शाह की टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। डॉक्टर तौकीर शाह जो है वो वजीर आजम के मुशीर हैं, बराए वजीर आजम ऑफिस के तमाम जो वजीर आजम ऑफिस के मामलात हैं वो वही देख रहे होते हैं। तो ये असल कहानी है फ्रंटमैनों की। और ये जो एडीसीआर साहब हैं इन्होंने बतौर रिटर्निंग ऑफिसर भी गालिबन जो है वो अपना रोल प्ले किया था सियालकोट के अंदर। तो ये मामला जो है वो उसके साथ है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने पुर्तगाल में जो है वो लगा दी है अपनी इन्वेस्टमेंट और सिटीजनशिप ले रहे हैं। इसमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसमें पुलिस अफसरान भी हैं, पंजाब के पुलिस अफसरान भी हैं, और पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक के लोग शामिल हैं जिन्होंने पुर्तगाल में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ साहब अब उन ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके फ्रंटमैन को गिरफ्तार किया या उनके फ्रंटमैन के पार्टनर को गिरफ्तार किया बेसिकली। लेकिन उनको यह भी मालूम है कि ये चीफ सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, इनके पीछे कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस केस को पुश किया। अब वो क्यों इस केस को पुश कर रहे हैं? देखें, अब आपके जहन में यह सवाल भी आएगा, क्योंकि करप्शन तो वहां पे मसला ही नहीं है, तो फिर वो क्यों पुश कर रहे हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके मामलात कोई बेहतर नहीं है दूसरी तरफ भी, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने पहले भी वहां पर जाकर सफाइयां दी, माफिया मांगी, और फिर दोबारा रिसेंटली उन्होंने कुछ इस हाइब्रिड रिजीम से मुतालिक कुछ स्टेटमेंट दी थी जो कि बड़ी नागवार गुजरी, कि आप सब कुछ हमारे ऊपर डाल रहे हैं। तो फिर वहां पर भी ख्वाजा आसिफ ने सफाइयां दी हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा घेरा तंग किया है। हो सकता है ये एडीसीआर को छोड़ दें, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो माफी तलाफी कर लें, तो मामला जो है वो शायद आगे बढ़ जाए। शायद अब घेरा उनके खिलाफ तंग करना हो तो इस एडीसीआर को भी इस्तेमाल उनके खिलाफ भी किया जा सकेगा। कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा, देखते हैं कि क्या रिकवरी होती है। ये बड़ी जबरदस्त कहानी बन रही है, डेवलप हो रही है। एंजॉय कीजिए इसको। मुझे इजाजत दीजिए, अपने अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।